हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, या भारत में आर्थिक नियोजन की विफलताएं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्थिक नियोजन से हमारा क्या अभिप्राय है, भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई और किन देशों से आर्थिक नियोजन की हमें प्रेरणा मिली, भारत में प्लानिंग कमीशन किस तरीके से अस्तित्व में आया और जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या रहे। उसमें हमने लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के वो भी डिस्कस किए थे, और इसके साथ साथ जो हर पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य थीम क्या था या उसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां क्या रही हैं। चलिए शुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की विफलताएं कौन कौन सी रही हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की एक जो मुख्य विफलता है वो लैक ऑफ पर्सपेक्टिव इन द प्लानिंग रही है। लैक ऑफ द पर्सपेक्टिव इन द प्लानिंग से हमारा अभिप्राय यह है कि हमने प्लानिंग बनाते समय लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में नहीं रखा, केवल हम जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं प्लान्स के उन पर हमारा फोकस ज्यादा रहा। इसके साथ साथ जो हमने आगे की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई तो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं का हमने ठीक से मूल्यांकन नहीं किया, यानी हम किन उद्देश्यों को लेके हमने पहले वाली पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी उन उद्देश्यों को हमने कहां तक प्राप्त किया, अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो उसके क्या कारण रहे, उन कारणों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसलिए हर पंचवर्षीय योजना बनाते समय हमने ठीक से उसका इवेल्युएशन करना था, जो हम नहीं कर पाए। क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग में अगर हमें पर्सपेक्टिव रखना है तो 2 बेसिक एलिमेंट्स जो है वो पूरे होने जरूरी हैं। पहला कि प्लानिंग शुड बी इवेल्युएशन बेस्ड, यानी हमने जब योजनाओं का निर्माण करना है तो हमें पहले उससे पहले वाली पंचवर्षीय योजना है उसका ठीक से मूल्यांकन करना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको हमने ध्यान में रखना है। केवल जिस पंचवर्षीय योजना का हम निर्माण कर रहे हैं उसके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उन पर फोकस नहीं रखना है। इसके विपरीत हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में इन दोनों उद्देश्यों, ये जो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये पूरे नहीं हो पाए। ना तो प्लानिंग जो प्रोसेस है उसमें पिछली प्लान का ठीक से इवेल्युएशन हुआ, क्योंकि इवेल्युएशन के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता है। उचित और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता किसी भी प्लान के इवेल्युएशन के लिए जरूरी है। जो भारत का जो आंकड़े इकट्ठे करने का सिस्टम था वहां इन आंकड़ों की उपलब्धता हमें नहीं प्राप्त थी। तो इसलिए जो प्लानिंग है वो पर्सपेक्टिव, सही पर्सपेक्टिव में उनका निर्माण नहीं हो पाया। ना तो ठीक से गोल डिफाइंड हुए और ना ही उन गोल्स को किस तरीके से पूरा किया जाएगा उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की, तो जिसके फलस्वरूप भारत में जो प्लानिंग के उद्देश्य थे उनको हम प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फेलियर है प्लानिंग का वो है कि जो हमारी आर्थिक नियोजन के माध्यम से जो हमने योजनाएं बनाई उनके फलस्वरूप हम एक बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाए। यानी प्लानिंग जो है वो बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने में विफल रही। अर्थात हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ज्यादा तेजी से विकास कर गए और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो काफी पिछड़े रहे। तो जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं वो प्लानिंग के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए था कि हमने रीजनल जो डिस्पैरिटीज हैं उनको कम करना था, लेकिन जो पॉलिटिकल रीजन्स हैं, किसी स्टेट में या किसी रीजन में अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है और सेंटर में कोई दूसरी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है, तो उस कंडीशन में हमने वहां पे जो फंड्स हैं उनको डिस्टोर्ट किया और जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं वो इंक्रीज हुए कम होने की बजाय। हालांकि जो रिसेंट प्लान्स हैं उनमें इनको हमने दूर करने का प्रयास किया है। 2 अप्रोच हमने अपनाई हैं। एक बैकवर्ड एरिया पॉलिसी के माध्यम से हमने जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ बैकवर्ड एरिया पॉलिसी के साथ साथ जिसमें हम कुछ टैक्स इंसेंटिव वगैरह देते हैं, इसके साथ साथ जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन के द्वारा जो संस्थागत सुधार हैं उनके माध्यम से जो लेस डेवलप्ड स्टेट हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके रीजनल इम्बैलेंसेज को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी भारत में जो प्लानिंग है उसके माध्यम से रीजनल इम्बैलेंसेज समाप्त नहीं हुए। आज भी जो हमारा देश है उसके कुछ हिस्से जो हैं वो काफी विकसित हो गए हैं और कुछ हिस्से हैं वो पिछड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लानिंग है वो अपने बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का उद्देश्य था उसको प्राप्त करने में विफल रही है। एक और इंपॉर्टेंट जो विफलता है
प्लानिंग की इंडिया में वो रही है हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग। जैसे अभी हमने इससे पीछे के पॉइंट में कहा था कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से हम बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को अचीव करने में विफल रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जो नेचर ऑफ प्लानिंग है इंडिया में वो हाईली सेंट्रलाइज्ड रही है। हालांकि जो प्लानिंग प्रोसेस था उसका मुख्य उद्देश्य था कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, लेकिन जब भी कोई प्लान बनी, हर सक्सेसिव प्लान में हमने देखा कि सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हुई हर पंचवर्षीय योजना के द्वारा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन एक ऑल पावरफुल बॉडी थी। हालांकि एनडीसी में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, लेकिन जो एनडीसी और प्लानिंग कमीशन की स्ट्रक्चर इस तरीके से थी कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो जो चाहती थी प्लानिंग उसी तरीके से बनाई जाती थी, फंड्स जो हैं उसी तरीके से एलोकेट किए जाते थे। तो इसलिए जो सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग है उसके फलस्वरूप जो स्टेट हैं वो अपने हिसाब से प्लानिंग नहीं बना पाए। प्लानिंग अगर बना भी पाए तो उसके लिए उनको फंड्स जो हैं उस तरीके से एलोकेट नहीं हो पाए। हालांकि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके द्वारा हमने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू की, उसके बाद भी प्लानिंग कमीशन के इतने ज्यादा पावर्स हैं कि जो स्टेट्स हैं वो प्लानिंग प्रोसेस में एक अपना अहम रोल अदा नहीं कर पाए और जिसके फलस्वरूप जो प्लानिंग है वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट फेलियर है वो है कि प्लानिंग के माध्यम से हम लोगों को एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग भी देने में सफल नहीं हो पाए। यानी आज के दिन भी हमारे देश में निर्धनता वैसे ही बनी हुई है, यानी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक मिनिमम नीड्स हैं हमारी पॉपुलेंस के, वो भी हम उनको नहीं दे पाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्लानिंग्स जो हैं इंडिया में वो फेल हो गई हैं। हालांकि ये बात सही है कि हम बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा के नीचे थी उसको ऊपर उठाने में हम सफल रहे हैं। अगर आप देखें 93-94 में लगभग 45.3% के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी वो निर्धनता रेखा के नीचे थी। हालांकि हम इसको रिड्यूस कर पाए हैं 2011-12 में ये 21.9% है, लेकिन अब भी 21.9% और लगभग आज के हम आंकड़े देखें तो ये 12-13% के आसपास हम कह सकते हैं आज के दिन भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब लगभग 75 इयर्स की इकोनॉमिक प्लानिंग के बावजूद हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं ला पाए, ये भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी एक मुख्य विशेषता रही है। क्योंकि आज के दिन भी काफी जो जनसंख्या का एक हिस्सा है वो निर्धनता की पकड़ में है। तो और इस निर्धनता के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके फलस्वरूप जो डाइट्स है वो पूरी नहीं हो पाती, लोगों की हेल्थ लो होती है और उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो पुअर होता है। तो ये भी भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की एक मुख्य विफलता रही है। इसके साथ साथ रीजनल इनइक्वलिटीज के साथ साथ जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को दूर करने में भी सफल नहीं हो पाई है। बहुत सारी स्टडीज हैं जिनके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन के साथ जो इनइक्वलिटीज हैं वो घटनी चाहिए थी, लेकिन समय के साथ साथ वो इनइक्वलिटीज जो है वो बढ़ी हुई हैं। 7 डिकेड्स ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो लेस प्रिविलेज्ड क्लास के तरफ गया हो, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता। अर्थात भारत में आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप इनइक्वलिटीज बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। यानी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी जो ये कहती थी कि सबका विकास होगा, जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी या जो इनकम और वेल्थ की इनइक्वलिटीज हैं वो घटेंगी, ऐसा नहीं हुआ। डेवलपमेंट के जो गेन्स थे वो कुछ लोगों के हाथ में गए और सारी जनसंख्या के हाथ में वो नहीं पहुंचे। आज के दिन भी अगर हम आंकड़ों के द्वारा भी हम देखने का प्रयास करें तो टॉप 1% इनकम शेयर्स इन इंडिया 1950 से 2015 आपके सामने ग्राफ में हमने दिखाया है। ये जो 1980 था वहां तक तो इसमें कमी आई थी, जो हमारी रीजनल इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो कम हुई थी लगभग 1984-85 तक, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि स्टीप राइज हुआ है। यानी जो आर्थिक विषमता है वो समय के साथ साथ बढ़ रही है, कम होने की बजाय इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो बढ़ा है, पार्टिकुलरली आफ्टर 1984। इसी तरीके से जो जीनी कोफिशिएंट है कंजम्पशन इनइक्वलिटीज का, ये भी बढ़ा है। 1983 में अगर आप जीनी कोफिशिएंट देखेंगे, ये आपका रूरल एरिया का है जीनी कोफिशिएंट, ये आपका अर्बन एरिया का है और ये आपका टोटल है।
ये अर्बन एरिया का है। सारे बड़े हैं। रीजनल इनइक्वलिटीज जो इनइक्वलिटीज ऑफ कंजम्पशन एंड वेल्थ हैं वो भी बड़ी हैं और रीजनल इनइक्वलिटीज भी बड़ी हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग प्रोसेस थी उसके माध्यम से हम असमानताओं को दूर करने में विफल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी विफलता जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रही है वो फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लॉपसाइडेड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने में विफल रहे हैं। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हैं वो लॉपसाइडेड रही हैं, क्योंकि इंडिया की जो प्लानिंग का फोकस था वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ज्यादा था। खासकर जो शुरुआत की 7-8 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे हमारा फोकस ज्यादा था। और हम सबको पता है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ की संभावनाएं हैं वो काफी कम होगी, क्योंकि हमने शुरू से ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारी प्लानिंग का फोकस नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में बढ़ी है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रोजगार मिलता और उनकी जो संख्या है उसमें कमी आती, लेकिन समय के साथ साथ जो पुराने बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार देने में तो पंचवर्षीय योजनाएं विफल रही। इसके साथ साथ नए जो बेरोजगार व्यक्ति थे वो भी इसमें जुड़ते रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं दे वर अनेबल टू अब्जॉर्ब इवन द नेचुरल इंक्रीज इन लेबर फोर्स ड्यूरिंग ईच प्लान पीरियड, नॉट टू स्पीक ऑफ एलिवेटिंग द ह्यूज बैकलॉग ऑफ अनएम्प्लॉयड। जो बेरोजगार थे पीछे के उनको रोजगार देने की बजाय जो नए व्यक्ति लेबर फोर्स में ऐड हो रहे थे, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं उनको भी रोजगार देने में विफल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोपोर्शन ऑफ दोज अनएम्प्लॉयड फॉर ऑल 7 days एज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, आप ये फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे हम हर जो सर्वे हुआ है 93-94 से 2011-12 तक, वहां देख सकते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो बनी हुई है, चाहे वो रूरल मेल्स हों, चाहे वो रूरल फीमेल्स हों, अर्बन मेल्स हों या अर्बन फीमेल्स हों, इनमें बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है इवन आफ्टर 7 decades ऑफ प्लानिंग। भारत में आर्थिक नियोजन की एक और मुख्य विफलता आयोजन प्रक्रिया का राजनीतिकरण रहा है, जिसके फलस्वरूप कई बार हमें जो हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अपोजिट रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके माध्यम से हमने आयोजन का प्रयोग वो एक यंत्र की तरह करना था, जिसके फलस्वरूप हमें बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ प्राप्त हो, यानी एक संतुलित जो क्षेत्रीय विकास है उसकी स्थिति हमें प्राप्त हो। लेकिन सेंटर में गवर्नमेंट्स के जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरेस्ट रहे हैं उनके फलस्वरूप हमें हमारे देश में इम्बैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिली है या असंतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त हुआ है। उसका मुख्य कारण ये था कि सेंटर की जो गवर्नमेंट थी उसने वेस्टेड इंटरेस्ट के फलस्वरूप कुछ स्टेट्स में रिसोर्सेज का एलोकेशन ज्यादा किया और कुछ स्टेट में रिसोर्सेज का एलोकेशन कम किया, जिसके फलस्वरूप इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी में डिफरेंस हुए और इसके फलस्वरूप क्षेत्रों का जो विकास है वो एक समान नहीं हो पाया, असमान विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये प्लानिंग प्रोसेस की एक मुख्य कमी रही है। इसके साथ साथ जो हमारी प्लानिंग था उसका जो मेन इम्फेसिस था वो पीएसयूज पे था। हालांकि ये फॉर ए राइट रीजन, जब हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई तो हमें सरकार को जो पीएसयूज थे उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। लेकिन एक स्टेज के बाद सरकार को चाहिए था कि वो केवल पीएसयूज पे कंसंट्रेट ना करे, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और इसके फलस्वरूप प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी प्रमोट की जा सकें, वो भी इनकरेज्ड हों और वो जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई का वस्तुओं में या दूसरी गुड्स और सर्विसेज का वो कम हो सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज थी जो आयोजन के माध्यम से हमने किया, उसके फलस्वरूप बहुत सारे एरियाज में स्टेट मोनोपोलीज उत्पन्न हो गई और वो काफी लंबे समय तक रही और वो भी घाटे में रही, जिसके फलस्वरूप जो मेजर रिसोर्सेज है प्लानिंग के वो पीएसयूज पे गए और दूसरे सेक्टर के लिए जो अमाउंट अवेलेबल थी, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो काफी कम रहे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की एक और मुख्य विफलता इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी रही है। हालांकि जब हमने डिस्कस किया थे अचीवमेंट्स को, प्लान्स की जो डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं, जब हमने डिस्कस की थी तब हमने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी काफी हद तक बढ़ी है, चाहे वो रोड लेंथ हो, चाहे वो आपकी रेलवे लेंथ हो, चाहे पोर्ट अवेलेबिलिटी हो,
चाहे वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। लेकिन आज भी हमारी जो आधारभूत संरचना है वो काफी कम है, जिसके फलस्वरूप हमारी जो इकोनॉमी है अपने पूरे ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाई है, जिसके फलस्वरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के फलस्वरूप बहुत लार्ज स्केल की इनएफिशिएंसीज और बोटलनेक्स हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रन करने में और उसको मेंटेन करने में, स्पेसिफिकली रेलवे में, पावर्स में और रोड्स में, जिसके फलस्वरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है वो 5 ईयर प्लान्स के माध्यम से उतनी सुनिश्चित नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, ताकि हम आर्थिक विकास की एक और तेज गति को प्राप्त कर सकते। आइए इसको समझने के लिए हम एक बार एक कंपेरेटिव स्टडी देखते हैं इंडिया और चाइना की। यहां पे आप देख सकते हैं जो मोबाइल फोन्स हैं, इंडिया और चाइना की अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं। इंडिया इज वे बिहाइंड चाइना। सेम वे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन आप देखिए 22.8 BTU है, 1 लाख BTU। इसके साथ चाइना का ये 52.7 है। एनर्जी इंटेंसिटी, ये जो जीडीपी में एनर्जी की एफिशिएंसी को बताता है, वो हमारी चाइना से कम है। इसके साथ साथ रेलवे लेंथ देखिए आप 67.4, जबकि चाइना की 67.3 थाउजेंड किलोमीटर है। ये लगभग बराबर है, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1980 में हमारी जो रेलवे लेंथ थी, रूट लेंथ थी जो रेलवे की, वो 61.2 थाउजेंड किलोमीटर थी, जबकि चाइना की केवल 49.9 थी। हालांकि चाइना ने देखिए यहाँ पे 18,000 के आसपास रेलवे लेंथ ऐड की है, लेकिन इंडिया ने केवल 6,000 ऐड की है। इसी के साथ साथ जो रेल फ्राइट है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो चाइना इज वे हेड ऑफ इंडिया, रेलवे का जो यूटिलाइजेशन है। तो इन आधार पे हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अधिक बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन आज के दिन भी वो काफी कम है, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सारी बोटलनेक्स को देखना पड़ता है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। एक और जो विफलता रही है प्लानिंग की, वो ये रही है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो कम रही है। यानी एग्रीकल्चर जो है इट वाज ओवरशैडोड बाय इंडस्ट्रीज। यानी हमने हर पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को महत्व ज्यादा दिया है और जो कृषि है उस पर हमारा ध्यान काफी कम रहा है। जो रिसोर्स एलोकेशन है और जो फोकस है प्लान का, वो इंडस्ट्रीज पे ज्यादा रहा है, क्योंकि शुरू से ही हमने फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की गति को तेज करने पर ध्यान दिया। जो प्लानर्स थे उनका ध्यान औद्योगिकरण पे ज्यादा था, जिसके फलस्वरूप जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफी अधिक ओवरशैडोड हुआ, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम गया। इसके कारण क्या हुआ कि जो प्लान्स है उसके फलस्वरूप जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो पीएसयूज हैं उनकी तो हमने काफी प्रशंसा की, उस सेक्टर को हमने ग्लोरीफाई किया, उसको हमने इंजन ऑफ ग्रोथ कहा, उसको हमने विकास का ईंधन माना, जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हमने ओवरशैडोड किया। जो सारा टाइम और रिसोर्सेज था प्लानिंग प्रोसेस में वो इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा रहा और पीएसयूज पे ज्यादा रहा, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो रिसोर्सेज थे वो काफी कम रहे और इन सब के फलस्वरूप जो लैंड रिफॉर्म्स की प्रोग्रेस है वो काफी स्लो रही। स्टेट गवर्नमेंट जो है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस के दौरान इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान होने के कारण एग्रीकल्चर ओवरशैडोड हुई, जिसके फलस्वरूप हम कृषि के विकास की जो संभावनाएं थी उनका पूरा प्रयोग नहीं कर पाए और उसके फलस्वरूप जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ी और पॉवर्टी भी बढ़ी। तो एक बहुत बड़ी विफलता रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अपने फुल पोटेंशियल तक प्लानिंग के माध्यम से ग्रो नहीं हो पाया। एक और जो इंपॉर्टेंट विफलता है प्लानिंग प्रोसेस की वो है फेलियर टू कर्टेल करप्शन एंड ब्लैक मनी। ये एक मुख्य समस्या रही है कि जो रिसोर्सेज किसी खास पर्पज के लिए एलोकेट हुए प्लानिंग के माध्यम से, उनको करप्शन के माध्यम से या टैक्स चोरी वगैरह के माध्यम से या उन जो रिसोर्सेज हैं उनकी खुर्द-बुर्द करके ब्लैक इकोनॉमी में वो गए हैं, जिसके फलस्वरूप जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाए। आप देख सकते हैं हमारी जो एलिफेंट है इंडिया की इकोनॉमी का, उसके ऊपर करप्शन का जो बोझ है वो काफी ज्यादा रहा है। इसमें पॉलिटिकल करप्शन भी है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन भी है, बिजनेस करप्शन भी है। इसके बाद बहुत सारे स्कैम हैं जो आप आए दिन अखबारों में देखते रहते हैं। इसके फलस्वरूप जो इलिसिट मनी बाहर गया है, स्विस बैंक अकाउंट्स में गया है। तो जो प्लानिंग प्रोसेस थी वो फेल रही करप्शन और ब्लैक मनी को रोकने में, जिसके फलस्वरूप आज के दिन भी हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक इकोनॉमी के रूप में हमारे सामने आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है इस प्रोसेस में। अगर हम
इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ईयर वाइज एवरेज है 1953-54 का एवरेज इन्फ्लेशन। ये एवरेज इन्फ्लेशन है, किसी एक वीक का इन्फ्लेशन नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 5% से ज्यादा रहा है। नॉर्मली आइडियली 2 से 3% रहना चाहिए, लेकिन 5% से ज्यादा रहा है। और अगर आप देखें कुछ जो हमारे ईयर्स हैं जैसे कि 1974-75 में ये एवरेज इन्फ्लेशन 25.2 रहा है। 1980-81 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका एवरेज इन्फ्लेशन 18.2 रहा है, जो काफी ज्यादा है। रियल इनकम को अरोड करता है इतनी ज्यादा मात्रा का इन्फ्लेशन। इसी तरीके से 91-92 में ये 13.7 रहा है। यानी जो डिमांड सप्लाई गैप्स हैं इकोनॉमी में वो काफी ज्यादा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारी पॉवर्टी रिडक्शन है वो कम हो पाई है, क्योंकि हर इन्फ्लेशन का एक ज्यादा रेट है। ये जो जैसे 1974-5 में हमें देखने को मिला है, 80-81 में देखने को मिला है, ये बहुत सारी जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे धकेलता है। अगर आप ऑन एवरेज देखें तो 1969 से 2003 तक एवरेज इन्फ्लेशन 7.7% रहा है, और कुछ वीक्स में तो ये इन्फ्लेशन का रेट एज हाई एज 34.7 भी गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स थे वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स या प्रेशर्स को ईज करने में विफल रही, और इसका कारण यह है कि जो प्लानिंग है उसमें कोई ना कोई कमियां रही, जिसके फलस्वरूप डिमांड सप्लाई गैप उत्पन्न हुआ और उसके फलस्वरूप इन्फ्लेशन बढ़ा। भारत में आर्थिक नियोजन की एक और मुख्य विफलता इनएडुकेट ग्रोथ रेट रही है। हालांकि जब हमने डिस्कस किया था अचीवमेंट्स को तो हमने कहा था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी जो फर्स्ट प्लान से 12th प्लान के टर्मिनल ईयर में काफी अधिक बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी काफी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन ये अच्छी तो है ग्रोथ रेट, लेकिन ये किसी भी हद तक इसको हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो टारगेटेड ग्रोथ रेट से काफी कम रही है। हर पंचवर्षीय योजना में कम रही है, जिसके फलस्वरूप जो योजनाओं के दूसरे उद्देश्य थे जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उन उद्देश्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण यह था कि जो ग्रोथ हमने प्लान की थी उस ग्रोथ रेट को हम अचीव नहीं कर पाए। तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो इनएडिक्वेट रही है, वो सफिशिएंट नहीं रही है। दूसरा, इतने साल के हमारे प्लानिंग पीरियड के बाद भी इंडिया जो है आज के दिन भी एक पुअर नेशन है। इसके एक बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या का जो हिस्सा है वो आज के दिन भी पुअर है। सबसे ज्यादा पुअर जो है आज के दिन इंडिया में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है हमारी या एक तो इनएडिक्वेट रही है, और दूसरा नीचे ट्रिकल डाउन भी उसका इंपैक्ट नहीं रहा है। इसके साथ साथ एक एस्टिमेट ये कहता है कि जो हमने 5 साल के लिए टारगेट फिक्स किए थे वो ऑन एवरेज हमने 7 to 7.5 ईयर्स में उनको अचीव किया है, अगर हम पूरी प्लानिंग पीरियड का देखें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्लानिंग है उसके फलस्वरूप जो हमारी ग्रोथ रेट है इनकम की वो हुई तो काफी है, लेकिन उसकी जो टारगेटेड ग्रोथ रेट से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो उसके फलस्वरूप हम पाते हैं कि टारगेटेड ग्रोथ रेट से एक्चुअल ग्रोथ रेट काफी कम रही है। यहाँ पे जो हम रेड जो हमारी लाइंस हैं वो जो आपके बार्स हैं वो दिखाती हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट को, और जो हमारी ब्लू है वो हमें दिखा रही है टारगेटेड ग्रोथ रेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू हो जाइए, 3.6 के टारगेट में हमने केवल 2.1%, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी यही हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो हमने 5.6 का टारगेट रखा लेकिन केवल 2.72 ही अचीव कर पाए। इसके साथ साथ जो फोर्थ प्लान थी उसमें 5.7 के टारगेट के फलस्वरूप के बावजूद हम 2.05 प्राप्त कर पाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ प्लान्स को छोड़ के इस पीरियड में जो प्लान्स थी उनमें हम इन टारगेट्स को अचीव कर पाए। उसके अलावा जितने भी प्लान्स हैं उसमें हमारे टारगेट्स जो हैं वो ज्यादा रहे हैं और हमने अचीव है वो कम किया है। और इसका इंपैक्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो दूसरे हमारे टारगेट्स हैं प्लान के वो कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि हम टारगेटेड ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाए। अगर हम पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ देखें, ये तो हमने यहां पे देखी जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट देखें तो हम पाएंगे कि इसमें और कम वृद्धि हुई है, यानी जनसंख्या भी इस पीरियड में काफी अधिक बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप फर्स्ट प्लान में जो हमारी पर कैपिटा इनकम है केवल 2.7% की दर से बढ़ी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2.1, थर्ड में 1, फोर्थ में 0.7, फिफ्थ में 2.7, सिक्स्थ में 3.1, सेवंथ में 3.5, एट्थ में 4.4, नाइन्थ में
3.4, जबकि 10th और 11th और 12th में हमारी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है वो सही रही है, थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस रही है। अगर लास्ट की 3 पंचवर्षीय योजनाओं को देखें तो इसमें ग्रोथ सही हुई है, लेकिन जो ये वाले जो पीरियड्स हैं इनमें हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ काफी ज्यादा रही है। उसका एक कारण तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति थी और दूसरा कारण जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो भी काफी कम थी, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी वो काफी कम थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्लानिंग है उसके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वो हम अचीव नहीं कर पाए। एक और जो विफलता हम प्लानिंग प्रोसेस के साथ जोड़ते हैं वो रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को जोड़ते हैं। यानी जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस में जो हमने आउटले डिसाइड किया उसको फाइनेंस किस तरीके से किया जाएगा उसका हमने ठीक से ध्यान नहीं रखा, क्योंकि हमने कैपिटल इंटेंसिव प्लान्स बनाई, क्योंकि हमें पीएसयू को ज्यादा ग्रो करना था और पीएसयूज आर बाय नेचर कैपिटल इंटेंसिव, जिसके कारण सरकार के पास रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का एक चैलेंज रहा, जिसके फलस्वरूप सरकार ने जो टैक्स स्ट्रक्चर बनाई वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लिबरल नहीं हो पाई, इलिबरल है। बैंकों को सरकार को नेशनलाइज किया ताकि रिसोर्सेज वहां से यहां तक जा सकें। इसी तरीके से ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर होने से और ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेशन के कारण टैक्स इवेशन की समस्या उत्पन्न हुई, पैरेलल इकोनॉमी को जन्म हुआ और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को जो कैपिटल अवेलेबिलिटी थी वो काफी कम हो गई, क्योंकि जो हमारे पास सेविंग्स थी उसका ज्यादा हिस्सा चैनलाइज हुआ टुवर्ड्स पीएसयूज और कैपिटल इंटेंसिव प्लान्स में। इसके साथ साथ सब्सिडीज, सैलरीज और इंटरेस्ट बर्डन जो है वो बढ़ा, उसके फलस्वरूप नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ गया और प्लान डेवलपमेंट के लिए हमारे पास रिसोर्सेज थे वो काफी कम रहे। तो एक और जो विफलता है और उसका जो कारण है वो रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने अपनाई। तो ये थे हमारे कुछ जो मेन विफलताएं थी प्लानिंग प्रोसेस की, वो हमने डिस्कस की। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला हो सकता है व्हाट आर द मेजर फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पहले वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। एक और क्वेश्चन हो सकता है क्रिटिकली इवेल्युएट द प्लानिंग इन इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कमेंट करना है एक इस स्टेटमेंट पर कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन ए मिक्स्ड बैग ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। यहां पे आपको दोनों बताने हैं, सक्सेसेस भी बतानी है और फेलियर्स भी बताने हैं। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द प्लानिंग इन इंडिया, तो यहां आपको सक्सेस और अचीवमेंट्स भी बतानी है और फेलियर्स भी बताने हैं। एक बैलेंस्ड व्यू आपको प्रेजेंट करना है। आइए कुछ अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। एक हो सकता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ was given in 5th 5-year plan। दूसरा स्टेटमेंट है रोलिंग प्लान was in operation in India in 1978-79। एक और हमारा स्टेटमेंट है इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन स्टेट लिस्ट या इज ए स्टेट सब्जेक्ट। इनमें से कौन से करेक्ट हैं वो आपको बताने हैं। कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ए में सिर्फ अगर पहला करेक्ट है तो 1, अगर दूसरा करेक्ट है सिर्फ तो बी आंसर होगा। सी 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं और डी तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वाज गिवन इन 5th 5-year plan, ये सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का हमारा जो मुख्य थीम था वो गरीबी हटाओ था। रोलिंग प्लान वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया इन 1978-79, ये गलत है, क्योंकि रोलिंग प्लान जिसकी कंसेप्ट गुरनर मिडल ने दी थी, उन्होंने जो कंसेप्ट दी थी उसको इंडिया ने लागू किया था 1968-69 में, नोट 78-79 में। तीसरा है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन स्टेट लिस्ट। हमने पीछे जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट में आता है डिस्कस किया था और वहां हमने बताया था इट इज इन कंकरेंट लिस्ट। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट 2 आर रॉन्ग। एक और एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेलियर ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया। नीचे 3 फेलियर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा था। फेलियर इन प्रमोटिंग ए बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ प्लानिंग, ओवर एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। ये 3 स्टेटमेंट हमने दिए हैं। इनमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला स्टेटमेंट सही है कि जो प्लानिंग जो हमारा आर्थिक आयोजन था वो एक संतुलित विकास को प्राप्त करने में विफल रहा। हमारे देश के कुछ क्षेत्र ज्यादा विकसित हो गए और कुछ क्षेत्र जो है उनका विकास धीरे हुआ। इसी तरीके से दूसरा था कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, ये भी हमने आलोचना की अभी थोड़ी देर पहले, तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
ओवर इम्फेसिस ऑन द एग्रीकल्चर, ये गलत है, क्योंकि हमने कहा था ओवर शेडोइंग ऑफ एग्रीकल्चर की बात की थी कि एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दिया, ओवर इम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री था। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो कुछ स्टेटमेंट है, पहला कह रहा है 1 and 2 ओनली, सेकंड 2 and 3, 1 and 3, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ओनली करेक्ट। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनसे आप आगे डिस्कस कर सकते हैं। जैन एंड माझी की बुक है, मिश्रा एंड पुरी है, दत्त एंड सुंदरम है, और उमा के पिला की बुक है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्य पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।